हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज प्लेटिन। और आपको पता है कि आज हम अपने चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक, हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम उसमें लगभग अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक बचते हैं। आज हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और आपने इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ में इस वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे। तो देखते हैं आज हमारे कौन कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं। जैसे आपका किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमिलिया, वायरस, वायरोइड्स, प्लांट्स, कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है। तो आज हम ये सारी चीजें कवर करके अपना चैप्टर खत्म कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे की अगर बात करते हैं तो किंगडम प्लांटे में क्या आते हैं, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, मतलब सारे के सारे प्लांट्स ही आपके किंगडम प्लांटे में आते हैं। ठीक है, और इनमें क्या खास बात होती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है बहुत ज्यादा। तो कोई भी ऐसे आपका जिनमें आपके प्लांट्स जो होंगे उनमें आपकी जो शेल होगी वो मल्टीसेलुलर होगी, यूकैरियोटिक होगी और क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल क्या होता है, आपका एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपका एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाते हैं और उसी प्रोसेस में एक सबसे जरूरी चीज होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट का, मेनली हम लीव्स कह सकते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल का जो काम होता है वो होता है सनलाइट को कैप्चर करना। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जरूरी होती है, क्लोरोफिल का काम होता है ये सनलाइट को कैप्चर करता है। तो प्लांट के जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाती है कि आपका प्लांट क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है और उनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बना लेते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने अभी बोला कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके कुछ जैसे वाटर, CO2 और आपका सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इन सब की हेल्प से, या फिर हम ये बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स आपके हेट्रोट्रोफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रोफिक का मतलब वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो पूरी तरीके से ऑटोट्रोफिक नहीं होते। कुछ प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट किसी दूसरे सोर्स से भी लेते हैं। हम ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि पैरासाइट्स। अगर हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, ये प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। देखो, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट, ठीक है, यानी कि आपके जो कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना उनको, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करके उनसे नाइट्रोजन और अपने जो मिनरल्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप और आपका ब्लैडरवर्ट। तो ये क्या करते हैं, आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हम इनको बोलते हैं, ये किसी दूसरे जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इनमें एक, पहले हम पैरासिटिक प्लांट्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। पैरासिटिक प्लांट्स में हम बात करते हैं कसकटा। ठीक है, इसको हम हिंदी में सब लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है अमर बेल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका, ये अमर बेल, ये भी एक पैरासाइट प्लांट है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, अगर होता भी है तो वो बहुत कम होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की और पैरासिटिक प्लांट्स की, तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और इंसेक्ट से, यानी कि आपके इंसेक्ट को कैप्चर करके या फिर एज अ पैरासिटिक फॉर्म भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की कुछ इंपॉर्टेंट आपकी फीचर्स की। ठीक है, तो प्लांट की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो आपको पता है कि प्लांट में क्या होता है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में शेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो शेल वॉल होती है ना प्लांट की, वो सेलुलोज की
बनी हुई होती है। ठीक है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मतलब जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है वो मेनली आपका एक शेल प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर सेल ऑर्गेनल पूछे तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, जहां पर आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। और जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड एज अ, मतलब जब फोटोसिंथेसिस करके वो फूड बनाते हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन उनके पास अगर एक्स्ट्रा फूड बच जाता है तो वो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं स्टार्च जो होता है वो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, और किंगडम प्लांटे के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की बात करें, क्योंकि हम पूरा का पूरा किंगडम प्लांटे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चैप्टर में। या फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबसे पहले प्लांट यानी कि किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल को ही करा दूंगी। तो हम जब किंगडम प्लांट कंप्लीट करेंगे तो उनके जो भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये हम 5 ग्रुप किंगडम प्लांटे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गा की अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ बता के चलती हूँ आपको। एल्गा की अगर हम बात करें, एल्गा जो होते हैं वो सबसे सिंपल प्लांट्स होते हैं। मतलब सबसे सिंपल अगर बात करें, सबसे छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में प्रेजेंट होते हैं। इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि इनमें रूट्स, लीव्स, स्टेम ऐसी चीजें प्रेजेंट नहीं होती। तो फिर ये प्लांट कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो सबसे पहले लैंड प्लांट है, यानी कि लैंड पर वो जिनको सबसे पहले प्लांट कहा गया वो यही थे। इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हम इनके एग्जांपल्स जैसे मार्किंशिया, मॉसिस, इनको हम करेंगे। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये जो होते हैं ना, मतलब है तो देखो सारे प्लांट्स के बारे में बात, टेरिडोफाइट्स पहले वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जिनमें वस्कुलर सिस्टम पाएगा, जिसमें आपके जाइलम और फिलोम टिश्यूज होते हैं जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वाटर एक्सचेंज में, मिनरल्स में, इन सब में, फूड का जो आपका एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ही आपका मिला। ठीक है, जैसे हम इनमें पढ़ेंगे, फर्न्स इनका एग्जांपल है। फिर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, थोड़े और एडवांस हो गए आपके प्लांट्स। इनमें क्या होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो नेकड होते हैं। ठीक है, फ्रूट नहीं बनते उनमें, सीड नेकड होते हैं, फ्रूट्स नहीं बनते। इसके जैसे साइकस, पाइनस है ना। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म, यहाँ प्लांट आपके और ज्यादा डेवलप हो गए, बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो गए। एंजियोस्पर्म्स में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैंगो, आप सबने मैंगो देखा है ना, तो पहले पल्प होता है, फिर पल्प के अंदर क्या होता है, सीड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे जिनमें फ्लावर होते हैं, फिर उसके बाद जब फ्रूट जनरेट होता है तो सीड जो है वो फ्रूट्स के मतलब आपका जो पल्प होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो मैंगो, रोज, वीट, ये सब आपके एंजियोस्पर्म के एग्जांपल्स हैं। हम इन सबको एक एक ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अगर प्लांट्स में हम और कुछ बात करें तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें 2 फेजेस होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। एक होता है आपका सेप्रोफाइटिक और एक होता है आपका गैमेटोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक बोलते हैं। कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है, प्लोडी प्रेजेंट जो होती है आपकी, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक स्टेज में क्या होता है, आपके स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और गैमेटोफाइट क्या होता है आपका, उसमें जो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो हम ये सब प्लांट के लाइफ साइकिल को भी वहां जाके जब चैप्टर करेंगे तो वो डिटेल में करेंगे। ये जो जनरेशन होती है ये अल्टरनेट होती है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के बाद आती है ये जनरेशन। ठीक है, पहले गैमेटोफाइट हो गया, फिर स्पोरोफाइट हो गया, तो ये जो जनरेशन है ये एक दूसरे के बाद आती है। हम इस प्रोसेस को इसीलिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सिंपल अगर हम बोले तो प्लांट लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन जो होते हैं वो अल्टरनेट करती है, एक दूसरे के बाद आती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो हम ये जब किंगडम प्लांट अपना करेंगे आगे जाके तो हम वहां पर इन सारी चीजों पर डिटेल में करेंगे। अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करें तो किंगडम एनिमिलिया में सभी एनिमल्स आते हैं, आपको पता है। तो ये एनिमल्स या फिर हम इन ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो ये आपके इनमें यूकैरियोटिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब हेट्रोट्रोफिक होते हैं ऑब्वियसली, यस वो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रोफिक में फिर अब हम जब हम किंगडम एनिमिलिया भी ऐसे आगे जब पढ़ेंगे, इससे आगे
तो उसमें हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्या पढ़ने वाले हैं, हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, हिट्रोट्रोफिक के टाइप्स, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक, ये सारी चीजें और वहां पढ़ेंगे। तो किंगडम, अगर एनिमीलिया की बात करें तो एनिमीलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे जो आपके हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यस, उनमें बहुत सारी शेल्स प्रेजेंट होती है, प्लस उनकी जो शेल, मतलब उनमें शेल वॉल नहीं होती। ये एक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमिलिया में, कि प्लांट में ये शेल वॉल प्रेजेंट थी और एनिमिलिया में शेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनके जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पर, या फिर मतलब उनके फूड के लिए वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपकी एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें आप कोई भी सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हो, यानी कि अपने माउथ में उसको रखते हो, मुंह से आपने फूड इंजेस्ट किया, उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो सब आपकी बॉडी के अंदर होगी। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते हैं ये 4-5 चीजें, जैसे आपका इंजेशन, फिर आपका स्टमक में डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद जो आपका बॉडी ऑर्गन, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्बेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर आपका जब बॉडी यूज कर लेगी तो कुछ अनडाइजेस्टेड आपका फूड बच जाएगा, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में आपका वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन होता है, फिर वो बॉडी से निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। तो एक ऐसा न्यूट्रिशन जो ये 5 चीजें शो करता है आपका, जैसे इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो प्लांट जो होते हैं, यस, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये पूरी ही प्रोसेस आपकी बल्कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? मैंने आपको बताया था स्टार्च की फॉर्म में, है ना। प्लांट्स जो उनके पास एक्स्ट्रा फूड बचे जाते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड ग्लाइकोजन या फिर फैट की फॉर्म में रिजर्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उनका एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, ठीक है, मतलब एक सर्टेन एज तक वो ग्रो करते हैं और फिर उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। मूवमेंट, ये लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट शो करते हैं, ज्यादातर एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, जैसे आपका ह्यूमन, फिश, बर्ड, डॉग, तो ये क्या करते हैं, इजीली ये लोकोमोशन शो करते हैं। उनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो वेल डेवलप होते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना आपके, ज्यादातर सेंसरी ऑर्गन्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं, नर्वस सिस्टम, इस वजह से उनके एनवायरमेंट, मतलब जब एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का चेंज होता है तो वो बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स उसकी तरफ कर जाते हैं, रिस्पॉन्डिंग होते हैं वो, है ना। मतलब उनके तरफ कोई भी स्टिमुलस अगर है तो उसकी तरफ बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स रिएक्ट कर जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आपका न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपके मेल और फीमेल है उनके कॉपुलेशन से आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फिर क्या होता है आपका एक बड़ी प्रोसेस के थ्रू आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, यानी कि एक नया बेबी आपका डेवलप हो जाता है। ये भी हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, क्योंकि ये इतनी चीजें हैं किंगडम प्लांटिया और एनिमिलिया में कि हम यहाँ कवर कर ही नहीं सकते उनको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो हम ये दोनों की दोनों सिर्फ ये बताए कि आप क्या पढ़ोगे प्लांटिया में, क्या एनिमल्स में। हम इनके चैप्टर्स जब करेंगे तो एक एक चीज को डिटेल में और अच्छे से उनको करेंगे, ठीक है। तो किंगडम प्लांटियम और एनिमिलिया में अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें तो एक न्यूट्रिशन का डिफरेंस था, शेल वॉल यस प्लांट्स में प्रेजेंट थी, उनमें एब्सेंट थी, क्लोरोफिल प्लांट्स में प्रेजेंट था क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करनी होती है, एनिमल्स में क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है। फूड स्टोरेज की बात करें, प्लांट एज अ स्टार्च अपना फूड स्टोर करते हैं और एनिमल्स एज अ ग्लाइकोजन और फैट। मूवमेंट की अगर आप बात करते हैं तो प्लांट यूजुअली नॉन मोटाइल होते हैं और जो आपके एनिमल्स होते हैं यस वो मोटाइल होते हैं। वैक्यूल, वैक्यूल की अगर हम बात करें, प्लांट शेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लांट शेल में क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक, जैसे आपके वायरस, वायरोइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस के बारे में। तो जब आर.एच. व्हिटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उनमें ना कुछ ऐसे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे आपके वायरस हो गए, ठीक है, और आपके वायरोइड्स, प्रायॉन्स, उनको मेंशन ही नहीं किया था, ठीक है, और आपके लाइकेंस भी हो गए, तो उन्होंने उनको अपने क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था। इस वजह से हम इनको क्या करते हैं, अलग से थोड़ा हम इनको ब्रीफली पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो देखो क्या होता है, आप सबने ना कभी कभी ऐसे नोटिस किया होगा कि आपको एकदम से कॉमन कोल्ड हो जाता है या फ्लू हो जाता है, तो आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की होगी। तो ये सब जो होता है ना, वो वायरस की वजह से होते हैं, और हमें ये पता चलता है कि वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी पर कितने बुरे तरीके से इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। हम चाहे इस बात को मतलब डायरेक्टली नोटिस करें या फिर ना करें, हम वायरस के इफेक्ट को सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। हर बार हमें ये नहीं पता होता कि इसके पीछे वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन क्या होता है कि हम उसको फील कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वायरस अगर इतने बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं, तो फिर वायरस को किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह क्यों नहीं दी थी, क्या रीजन था? तो इसका रीजन ये था कि वायरस को ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं माना जाता। वायरस को ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता, ठीक है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जिनके पास प्रॉपर शेल स्ट्रक्चर होता है उनको हम लिविंग बोलते हैं, लेकिन वायरस उस कैटेगरी में फिट ही नहीं होते। वायरस के पास ना तो न्यूक्लियस होता, ना ही साइटोप्लाज्म होता, ना ही उनके पास किसी भी तरीके का कंप्लीट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता। इस वजह से हम वायरस को बोलते हैं नॉन सेलुलर या फिर असेलुलर, क्योंकि उनके पास कोई भी जो आपके शेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और आपको पता है इनकी एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि जैसे ये लिखा है ना, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ये ना भाई इतने चालाक होते हैं कि ये जब भी किसी लिविंग सेल के बाहर होते हैं ना, तो ये बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिव, बिल्कुल इनर्ट, ऐसे नो एक्टिविटी। लेकिन जैसे ही मतलब ना तो ये ग्रो कर रहे हैं, ना ये रेस्पिरेट कर रहे हैं, ना ये रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, बिल्कुल एक क्रिस्टल की तरह, पत्थर की तरह ये बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ही उन्हें मान के चलो लिविंग बॉडी मिल जाती है, एक बार इनको लिविंग बॉडी मिली और ये तुरंत से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या मतलब एनसीईआरटी ना ये मानती है कि इनको ना लिविंग जो आपके ऑर्गेनिज्म थे उनकी कैटेगरी से इन्हें बाहर रखा गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब भी वायरस किसी भी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है तो उससे पहले बिल्कुल क्रिस्टलाइन था वो, लेकिन जैसे ही उसे बॉडी मिली आपका वायरस को, तो उसने क्या करा, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो ये क्या करता है, आपका जिस भी सेल के अंदर वायरस इन्फेक्ट करता है, यानी कि जिस भी सेल में एंटर करता है, ये क्या करता है, उसकी पूरी बॉडी को, पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। मतलब जैसे ही इनको लिविंग बॉडी मिली या होस्ट सेल मिली, ये क्या करते हैं, अपनी ना कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही ये क्या करते हैं, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं, पूरी की पूरी शेल को कंट्रोल कर लेते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि मेनली जो होस्ट सेल होते हैं, यानी कि जिसके अंदर ये होते हैं, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो बाहर पूरा का पूरा जो होस्ट सेल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और मतलब मर जाता है, वो पूरे तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो आपका डाई भी हो जाता है। इसी वजह से ना एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका अगर इतना वो इफेक्ट डालते हैं कि वो किसी होस्ट सेल को बिल्कुल डैमेज कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं, तो फिर हम मतलब वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं, फिर हम लिविंग क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वायरस की बात करते हैं, ठीक है। जो वर्ड है आपका वायरस, ठीक है, जो वर्ड होता है वायरस, वायरस का मतलब होता है वेनम, यानी कि जहर, एक पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम, यानी कि आपका एक पॉइजनस फ्लूइड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आपके दिमित्री इवानोव्स्की ने आपका इसके बारे में बताया था और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो 1892 में उन्होंने एक मतलब एक TMV पर एक स्टडी कर रहे थे, यानी कि आपका टोबैको मोजाइक वायरस। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ना पता लगाया कि जो आपका डिजीज का जो कैजुअल एजेंट होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, ठीक है। तो वो जब आपका टोबैको मोजाइक वायरस पर अपना स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपका ऐसे मतलब जो अफेक्ट कर रहा है वो आपका वायरस से भी छोटा है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है ना, उससे भी पास हो जाते हैं, तो इसलिए ये तो बैक्टीरिया हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब तक तो हमें ये लग रहा था कि जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉज कर रहे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए। और प्लस आपके जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होते हैं ना, तो ये उनको भी पार करके आराम से निकल जाते थे, मतलब ये बैक्टीरिया से उससे आराम से इजीली पास
कर जाते थे। फिर भाई क्या हुआ उसके बाद 1890 में, ठीक है, तो उस टाइम में ना एक साइंटिस्ट थे आपके MW बेजरिंग, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया और उन्होंने ये बताया कि कैसे जो आपका एक इन्फेक्टेड आपका जो टबैको प्लांट होता है वो किसी आपका अगर हेल्दी प्लांट की बात करें तो मतलब क्या करता है ये, उन्होंने एक चीज बताई कि आपका जो कोई भी मतलब ऐसे प्लांट है जिसको ये डिजीज है तो वो ना हेल्दी प्लांट में भी ये डिजीज फैला सकता है, यानी कि कोई इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है वो हेल्दी प्लांट को भी ये डिजीज कोज कर सकता है। उन्होंने इस इन्फेक्शन को नाम क्या दिया, उन्होंने इस इन्फेक्शन को बोला कॉन्टाजीनियम विवियम फ्लूइड, यानी कि आपका उन्होंने इसको बोला इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है 1935 में WM स्टैनले ने क्या बताया कि मतलब ये तो अभी नहीं पता चला था कि भाई वो वायरस है, बट हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया हो गया था कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है एटलीस्ट। तो फिर MW स्टैनली ने बताया कि जो वायरस होता है उनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, यानी वायरस जो होता है वो लिविंग सेल के बाहर क्रिस्टलाइज की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्रिस्टल होते हैं ये मेनली आपके प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं कि वायरस को बॉडी के बाहर क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और जो क्रिस्टल होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो वायरस होते हैं वो होस्ट शेल के बाहर इनर्ट या फिर इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही वायरस को अपना स्पेसिफिक होस्ट मिल जाता है शेल के अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वायरस को ओब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। वायरस को हम इसी वजह से क्या बोलते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट। क्यों बोलते हैं उनको ओब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि आपका सिर्फ लिविंग होस्ट शेल के अंदर ही वो आपका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही लिविंग होस्ट शेल मिलते हैं वो आपका मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें या फिर हम इनके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वायरस में ना प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ऐसे नहीं है बिल्कुल हल्के में नहीं लेना इनको, जो वायरस होते हैं ना उनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है और दैट में भी DNA और RNA, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA भी हो सकता है या फिर वो आपका RNA भी हो सकता है, बट वो दोनों नहीं हो सकते एक साथ। मतलब अगर कोई आपका वायरस है तो उसमें या तो DNA प्रेजेंट होगा या तो उसमें RNA प्रेजेंट होगा, यानी कि एक साथ आपका एक ही तरीके का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वायरस को हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है, वायरस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। वायरस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस भी होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्टियस होता है नेचर में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें जनरली जो प्लांट्स मतलब प्लांट वायरस में जो सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंड RNA पाया जाता है, और वो वायरस जो मेनली आपके एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनमें सिंगल भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड RNA DNA भी हो सकता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे आपका बैक्टीरियोफाज है ना, तो बैक्टीरियोफाज आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो वायरस जो बैक्टीरिया को आपका इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो वायरस जो मेनली आपके बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो इनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंड का DNA पाया जाता है, ठीक है। मतलब 2 स्ट्रैंड होते हैं आपके DNA में, इस तरीके से आपके 2 स्ट्रैंड्स DNA में पाए जाते हैं, ठीक है। अब वायरस के बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। एक प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और वो बहुत छोटे छोटे सब यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स, वो उनसे बनी रहती है। छोटे छोटे यूनिट्स आपकी कैप्सोमर से बनी रहती है। कैप्सिड का काम होता है जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, ये आपके कैप्सिड और इनमें छोटे छोटे ये जितने भी आपको दिख रही है इनको बोलते हैं कैप्सोमर। सब ये प्रोटेक्ट करती है आपके जेनेटिक मटेरियल को। देखो यहाँ पे थोड़ा शो करे कि आपका RNA है, तो ये जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रही है भाई, प्रोटेक्ट कर रही है। कैप्सिड में क्या होता है, छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट्स मिलके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको कैप्सोमर कहा जाता है, ठीक है। तो कैप्सोमर जो होता है उनका अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, या मतलब हेलिकल भी हो सकता है, उनकी पॉलीहेड्रल शेप भी हो सकती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया मतलब सॉरी वायरस की जो शेप होती है वो डिफरेंट शेप होती है ना। यहाँ पे थे हम कि जो वायरस की शेप होती है वो हेलिकल, पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिक उसमें भी हो सकती है। अब अगर डिजीज की बात करते हैं कि भाई जो वायरस होते हैं वो हमें जैसे मम्प्स या फिर स्मॉल पॉक्स, हार्पीज, इन्फ्लुएंजा जैसी
डिजीज कोज करते हैं, और एक सबसे भयंकर डिजीज जो ये कोज करते हैं वो होता है आपका एड्स, जो कि आपका HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस से आपका फैलता है। प्लांट में भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मतलब जैसे आपके मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट में, ठीक है, या जो आपकी लीफ है वो रोल हो जाते हैं, लीफ रोलिंग बोलते हैं या कर्लिंग बोलते हैं, येलोइंग वेन क्लियरिंग आ जाती है, ड्वार्फनिंग रह जाती है, आपकी प्लांट जो होता है वो ग्रो ही नहीं कर पाता, ठीक है, और आपकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, है ना। तो ये सारे आपकी फीचर्स थी किसकी, वायरस की। तो वायरस के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है कि मतलब जो वायरस होता है वो यूनिक इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है जो होस्ट सेल के बाहर तो नॉन लिविंग के जैसा है, और होस्ट सेल के जैसे अंदर ही जाते ही वो कैसा बिहेव करना शुरू कर देता है, लिविंग के जैसा। इसीलिए साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आया कि इसको लिविंग में रखे नॉन लिविंग में रखे सारी चीजें, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ये लिविंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए, हमने वायरस के बारे में काफी सारा पढ़ लिया। अब हमने देखा कि वायरस लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद जो आपके इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, वायरोइड्स, प्रायोन्स, है ना, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर वायरोइड्स की बात करें तो 1971 में आपके टियो डायनियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नया मतलब एक नए इन्फेक्टियस एजेंट की डिस्कवरी की। उन्होंने क्या करा, एक न्यू इन्फेक्टियस एजेंट को डिस्कवर किया, और उन्होंने बताया कि ये ना वायरस से भी छोटा है, और ये मतलब वायरस से छोटा है, और ये क्या डिजीज कोज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कोज करता है, ठीक है। तो इन्फेक्टियस एजेंट आया यहाँ पे। इन्फेक्टियस एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर पार्टिकल जो डिजीज कोज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टियस एजेंट। तो साइंटिफिक जो मतलब साइंटिस्टों ने जब इस नए एजेंट को स्टडी करा तो उन्हें एक और बात पता चली कि भाई ये तो एक फ्री आरएनए था। फ्री आरएनए का मतलब क्या होता है, इसके पास सिर्फ आरएनए था, उसके अराउंड कोई भी प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग थी ही नहीं जैसे वायरस में होती है, ठीक है। वायरस में तो क्या था, देखो जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए, आरएनए, आपका प्रोटीन कोट भी था, कैप्सिड, लेकिन वायरोइड में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, किसी भी तरीके की प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट नहीं थी जैसे वायरस में कैप्सिड थी। तो इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, वायरोइड, ठीक है। और एनसीईआरटी हमें क्या बताती है कि वायरोइड का जो आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है, ठीक है। ये लो मोलिकुलर वेट क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट का सिंपल मतलब होता है मोलिक्यूल का साइज या फिर मास, यानी कि जो वायरोइड का आरएनए होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वायरोइड्स थे वो वायरस से भी सिंपल थे, लेकिन इन्फेक्टियस पार्टिकल थे, वो इन्फेक्शन कॉज कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रायोन्स की, ठीक है, प्रायोन्स में क्या है, साइंटिस्ट ने क्या करा, आपने देखा कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं जो एक अजीब से तरीके के एजेंट की वजह से आपकी फैल रही है, मतलब एक अजीब सा ही आपका फोल्डेड प्रोटीन था जो ऐसे डिजीज को कॉज कर रहा है। तो बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज। न्यूरोलॉजिकल डिजीज का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा था कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज ट्रांसमिट हो रही थी किसी एक ऐसे वायरस की वजह से, एबनॉर्मल था जो, मतलब वायरस के जैसा नहीं था। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज वो होती है जो नर्वस सिस्टम या ब्रेन को अफेक्ट करती है, जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड या आपकी नर्व्स या ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज होती है ना उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो जब साइंटिस्ट ने आपका इनके बारे में और फर्दर रिसर्च करी तो उन्होंने बताया कि ये जो था ना इसका साइज बिल्कुल सिमिलर था वायरस के, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये ना जो डिजीज थी ये किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हो ही नहीं रही थी, साइज तो बैक्टीरिया के जैसा था, मतलब वायरस के जैसा था, बट वो वायरस या फिर बैक्टीरिया नहीं थे, उनको बोला गया प्रायोन्स, ठीक है। उसमें एक चीज थी, वो थी आपका एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। जो उनका प्रोटीन था वो क्या था, उसकी एक स्पेशल शेप थी। कभी कभी जो प्रोटीन होता है वो एक मतलब गलत तरीके से फोल्ड हो जाता है ना, तो इसलिए हम उसको क्या बोला, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। तो ये जो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन था ये बाकी बचे हुए सारे प्रोटीन को क्या करता था, डैमेज कर जाता था। इसी इन्फेक्टियस प्रोटीन की वजह से इनको हमने बोला प्रायोन्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, हमने वायरस पढ़ा, वायरोइड्स पढ़े, तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरोइड में आरएनए होता है, लेकिन प्रायोन में ना तो आपका डीएनए होता है ना आरएनए होता है, ये सिर्फ एबनॉर्मल प्रोटीन से बना होता है। और इसकी सबसे यूनिक बात यही है कि इनमें आपका फोल्डेड एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये अगर हम बात करते हैं तो इनसे डिजीज की, तो ना इनसे एक डिजीज मतलब जो इनकी सबसे फेमस डिजीज होती है वो क्या होती है आपकी,
बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, यानी कि कॉमन अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज, जो कि आपकी जो कैटल्स होते हैं यानी कि आपके जो गायें या बैल होते हैं ना, ये मेनली आपकी उनमें होती है। ह्यूमंस में भी इससे आपकी कुछ मिलती जुलती डिजीज पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं CDG, यानी कि क्रूटफेल्ड्स जैकोब डिजीज, जैकोब्स डिजीज से याद करते हैं इसको। तो मतलब ये जो होती है ना जैकोब डिजीज, ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे ह्यूमन में कौन सी डिजीज होती है, तो आपको यानी कि CR जैकोब डिजीज याद करनी है। क्रूट्स फेल्डेट बोलते हैं इसको, क्रूट्स फेल्डेट जैकोब्स डिजीज। तो ये ह्यूमंस में होती है, जो मेनली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया प्लांट्स के बारे में। लाइकेंस की अगर हम बात करें, लाइकेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइकेंस होते हैं वो आपके बनते हैं, जब हमने पढ़ा था फंजाई में न्यूट्रिशन की बात करे थे, तो वहां मैंने एक सिम्बायोसिस के बारे में बताया था आपको। तो जो लाइकेन होता है ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ना दो अलग अलग लोगों, मतलब लोग तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं ना, तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की एक पार्टनरशिप है। ठीक है, तो उन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की पार्टनरशिप को हमने बोला सिम्बायोटिक एसोसिएशन। यानी कि दो ऑर्गेनिज्म जब ये डिसाइड करते हैं कि हम भाई साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इनमें जो पार्टनरशिप होती है वो किसमें होती है, आपके एल्गा और फंजाई के बीच। अब आपको पता है कि जो एल्गल को मतलब एल्गा जो होता है जिसमें आपका क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो फंजाई क्या करती है, एल्गा को प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करती है, और बदले में जो आपका एल्गा होती है वो फूड प्रिपेयर करके फंजाई को देती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो एल्गल वाला पार्ट होता है वहां पे उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोएंट, और ये बहुत बार पूछा जाता है दैट एल्गल पार्ट इन सिम्बायोस या लाइकेन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज नोन एज फाइकोबायोएंट, और फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोएंट, यानी कि फाइको एल्गा और माइको फंगस। ठीक है, तो जो फाइकोबायोएंट होता है उसमें आपका ऑटोट्रोफिक होता है, और जो माइकोबायोएंट होता है वो हेट्रोट्रोफिक होता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं और एक दूसरे को फूड देते हैं। फंगस जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्लस वो क्या कर सकता है, वाटर एब्सॉर्ब कर सकता है, मिनरल जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो एब्सॉर्ब करके वो एल्गा को दे देता है, और उसको वो शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस वजह से जो दोनों का रिलेशनशिप है वो एक हेल्दी और सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहता है नेचर में, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये जो इस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें सिम्बायोसिस की या लाइकेंस की, तो भाई वो इतना ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है, इतना मतलब करीब भी बोल सकते हो आप, कि अगर आप उन दोनों के एक साथ देख भी लो ना, तो आप ये लाइकेन को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसमें कौन एल्गा है, उसमें कौन फंजाई है, आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट अगर बात करें तो जो लाइकेन्स होते हैं वो बहुत अच्छे गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको देखकर इन्वायरमेंट की क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है। मतलब आपके जो लाइकेंस होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकते। अगर कहीं पे बहुत सारे आपके लाइकेंस आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये पॉल्यूशन में आपका ग्रो नहीं कर पाते। ये एयर पोल्यूशन की मतलब एयर पोल्यूशन की तरफ ना ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो जहां लाइकेंस मिलते हैं वहां रिलेटिवली जगह जो होती है वो बहुत ज्यादा क्लीन होती है। हैवी पोल्यूशन होता है वहां लाइकेंस आपके देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो हमने क्या करा, आज वायरस पढ़ा पहले, उसके बाद हमने जो इन्फेक्टियस एजेंट थे वायरस और प्रायोन्स वो सब भी हमने पढ़ लिए। ठीक है, और लाइकेंस को फिर हमने उसके बाद डिटेल में पढ़ा, और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं पहले किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं। सो लेट्स सी कि मैं अगला चैप्टर कौन सा शुरू करने वाली हूँ, बट तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।